हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल परीक्षा विनर 2.0। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पिछली कक्षाओं में हमने स्किनर थॉर्नडाइक के बारे में बात की थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जीन पियाजे। ठीक, जीन पियाजे से रिलेटेड हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं और आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में भी आई हुई हैं। कुछ चीज़ें इनकी ऐसी हैं जो हमेशा यूपी टेट की अगर मैं बात कर लूँ तो यूपी टेट में इनसे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी चीज़ें आई हुई हैं इनसे रिलेटेड चीज़ें आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु उसको जानने की कोशिश करेंगे। जीन पियाजे की अगर हम बात कर ले तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसको निर्मितवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में एक चीज़ और बताते चले, इन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर मतलब खुद के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। जो इनका प्रयोग था वो अपने खुद के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और 30 वर्षों तक कंटिन्यूसली ये एक्सपेरिमेंट करते रहे। ठीक, और इनका कहना था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा कैसा वैज्ञानिक है? बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और वो अपने ज्ञान की संरचना खुद के द्वारा करता है। चलिए आगे जानते हैं इनके बारे में, जीन पियाजे के बारे में। इन्होंने अपने खुद के ही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके सारी जितना सिद्धांत था इसी पे आधारित बनाया। ठीक, आगे चलिए बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। पियाजे का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात कर ली जाए तो इनकी मृत्यु इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1919 में हुई थी। ठीक है, 1990 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके द्वारा कहा गया था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। कैसा वैज्ञानिक है? नन्हा वैज्ञानिक है। मतलब छोटा बच्चा कैसा वैज्ञानिक है? मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उसको इन्होंने वैज्ञानिक का रूप दे दिया। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और वो अपने ज्ञान की रचना या संरचना, अपने ज्ञान की रचना अपने ज्ञान की रचना खुद करता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं चीज़ों पे। जैसे मैंने उस छोटे बच्चों को जो देखा है, टॉर्च वगैरह लेते हैं, उसके ऊपर लाइटिंग वगैरह कर लेते हैं या सेलोफिन वगैरह चिपका के वो जो कलरफुल होती है उनको लगा लेते हैं। उसमें देखते हैं लाइट कैसी आ रही, ग्रीन आ रही है, रेड आ रही है ना। तो उसी तरीके से बच्चे क्या करते, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं चीज़ों को। देखते हैं रोटी पकते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि यार मम्मा रोटी डालती है तो उनका हाथ नहीं जलता है, मैं भी करके देखूंगा ना। तो बच्चा क्या है? नन्हा वैज्ञानिक है। मतलब वो चीज़ों को खुद से करके देखने का उसका मन करता है चीज़ों को। ठीक, प्लग देखता है, जैसे लाइट का बोर्ड है, लाइट देखता है वो कहाँ से आ रही, मम्मा पूछता है मम्मा लाइट कहाँ से आ रही है या पापा लाइट कहाँ से आ रही ना। तो वो उस चीज़ को जो देखता है ना उसको खुद करने की कोशिश करता है। इसीलिए जीन पियाजे ने बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक का बताया है। ठीक है, नन्हा वैज्ञानिक बताया। आगे इनकी सिद्धांत के बारे में बात कर ली जाए तो इनका जो सिद्धांत है उसको निर्मितवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निर्मितवाद का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत इनके संज्ञानात्मक सिद्धांत को ही कहा जाता है। इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को ही कहा जाता है। अगर आपसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछे या निर्मितवाद का सिद्धांत पूछे तो दोनों किसने दिए? आपके जीन पियाजे ने दिए। ठीक, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। निर्मितवाद का सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोनों एक ही है लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिया गया। ठीक,
एक चीज जान लीजिए, जो इनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, इसी कारण इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। पियाजे को क्या कहते हैं, स्टार बना के देखिए, एक पॉइंट देखिएगा कि इनका जो सिद्धांत था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके कारण इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसी के आधार पर इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में आया होगा। ठीक, आपका जो जीन पियाजे चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में। ये तीनों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, सी टेट में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरा 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा कवर अप करता है। वो है आपका वाइगोस्की, जीन पियाजे और कोलबर्ग। कोलर अलग है, कोलबर्ग अलग है। ठीक, इन तीनों के ऊपर ही ज़्यादातर पैटर्न बनता है। वैसे और भी जो क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक, उनके ऊपर बनता है, लेकिन इनके ऊपर सबसे ज़्यादा बनता है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया, इन्होंने छोटे बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट कर ठीक चीज़ों को अलग अलग तरीके से बताई कि भाषा कब आई, विकास कब आया, भाषा पहले आई या विकास बाद में आया। ठीक है, तो चीज़ों को अलग अलग करके वाइगोस्की, जीन पियाजे और कोलबर्ग ने चीज़ों को समझाया हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं, बात करते हैं। ठीक, भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक, इनका जो सिद्धांत था भाषा विकास का सिद्धांत, उसमें 2 प्रकार की चीजें थी। जो इन्होंने भाषा बताई थी, तो भाषा इन्होंने 2 प्रकार की बताई थी। एक भाषा बताई थी अहम केंद्रित और दूसरी बताई थी समाजीकृत। ठीक है, इन्होंने भाषा कितने प्रकार की बताई, 2 प्रकार की, एक अहम केंद्रित, दूसरी बताई समाजीकृत। ठीक, अहम केंद्रित से क्या मतलब है, देखिए, जब बच्चा खुद के द्वारा किसी चीज को करता है, ठीक, बच्चा जब खुद के द्वारा किसी कार्य को करता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, अहम केंद्रित, स्वयं के द्वारा किया गया। ठीक है, स्वयं के द्वारा क्या किया गया, स्वयं के द्वारा भाषा को प्राप्त किया गया, वो क्या कहलाता है, अहम केंद्रित है। सामाजिकृत क्या होती है, जब बच्चा समाज में जाकर भाषाओं का ज्ञान लेता है। जैसे अगर कोई बच्चा इंडियन है, ठीक है, तो वो क्या करता है, घर में क्या कहते हैं, हिंदी लैंग्वेज सीख रहा है, लेकिन समाज में देख रहा है कि जब वो समाज में जाता है तो कुछ अलग कल्चर के भी लोग होते हैं जिनकी लैंग्वेज अलग होती है, तो वहाँ जाके देखता है कि कई तरीके से लैंग्वेजेस सीखी जा सकती है। ठीक है, आगे इनकी बात करें, अगर विकास की बात करें तो इनका कहना था विकास भाषा से पहले है। इनका ये कहना था विकास जो है, विकास भाषा से पहले है। ठीक, विकास क्या है, भाषा से पहले है। इनका कहना था भाषा पहले आई। ठीक, इनका कहना था कि भाषा बाद में आई और विकास पहले। जब तक कि बच्चा कुछ सोचेगा नहीं, तब तक कि वो क्या होगा, वो भाषा को नहीं बता पाएगा ना। विकास क्या है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, विकास कैसी प्रक्रिया, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें इन्होंने बताया था विकास भाषा से पहले, यानी पहले विकास होगा फिर भाषा होगी। ये किसने कहा है, जीन पियाजे। विकास पहले, भाषा बाद में। ठीक, अब ये पूछता है ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन आपका जीन पियाजे के द्वारा कहा गया। ठीक, जीन पियाजे के द्वारा बात की है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इनका कुछ सिद्धांत के जो पद हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, इनके सिद्धांत के पद, पियाजे के सिद्धांत के पद, कुछ पद हैं इनके। जैसे हम आपको बता दें, एक है अनुकूलन। ठीक, अनुकूलन क्या होता है,
जब हम किसी स्थिति को उसके अनुसार कर लेते हैं, या जैसा जिस प्रकार का वातावरण होता है हम उस वातावरण में क्या होता है ढल जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन इन्होंने इस चीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। पहला था समावेशन, दूसरा है हमारा समायोजन। समावेशन और समायोजन की अगर बात करी जाए तो समावेशन जो होता है जिसको हम आत्मसात्मीकरण भी कहते हैं, ठीक, सॉरी, करण भी कहते हैं, ठीक है। हमारा जो समावेशन होता है, समावेशन का मेन चीज ये होती है जो हमारा पूर्व का ज्ञान होता है, यानी जो पहले का ज्ञान होता है उस ज्ञान को हमें नए ज्ञान में जोड़ना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी बच्चे को 1 2 3 4 100 तक नंबर आते हैं तो उसे 2 का टेबल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक, क्योंकि देखिए उसको पहले तो ज्ञान है गिनतियों का, वो संख्याओं के बारे में जानता है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है ना, ठीक, इन संख्याओं को ज्ञान तो वो जानता है। लेकिन अगर उससे बोल दिया जाए कि आप 2 का टेबल लिखिए, ठीक है, 2 का टेबल लिखिए, तो वो कैसे लिखेगा, क्योंकि उसको तो संख्याओं का ज्ञान पता है, 2 का टेबल पता है उसको कि 2 में 2 और ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 4 होगा, तो उसको संख्याओं का ज्ञान पता है, ठीक। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका समावेशन के अंतर्गत आएगा, ठीक। पूर्व जानकारी को नई जानकारी से जोड़ना ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, समावेशन के अंतर्गत आएगा। समायोजन की अगर बात कर ली जाए, देखिए समायोजन की अगर बात कर ली जाए ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें पूर्व ज्ञान से इसमें कोई संबंध नहीं होता है, मतलब पूर्व ज्ञान जो होता है उसका नए ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन क्या करते हैं, चीजों का सीखने का प्रयत्न करते हैं, चीजों को सीखने का प्रयत्न करते हैं, मतलब उस ज्ञान से तो आप परिचित हैं, जैसे हमें तो पूरा मतलब पिछला ज्ञान याद है, लेकिन क्या कर रहे हैं कि हम पिछले ज्ञान से जोड़ के उस कार्य को अगर यदि हम कर रहे हैं और वो कार्य में हमें क्या मिल रहा है, निराशा मिल रही है, तो वो ज्ञान हमारा कैसा हुआ, किसी काम का नहीं हुआ। लेकिन क्या करें, हमें उसे नई चीज निकालने का हल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल समायोजन, किसी चीज को अगर आप करते हो, जैसे अगर आपको पता है कि आप टेबल जानते हो कि 2 का टेबल कैसा होता है या नंबर्स जानते हो, ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 into 4 करिए, तो आप तो ये चीज़ नहीं जानते हो, इस चीज़ों को तो आप जानते हो कि हाँ मुझे ये पता है इसके से हम 2 का टेबल लिख लेंगे, ये हमारा समावेशन हो गया। लेकिन समायोजन आपको क्या करना है, 2 into 4 करना है, ठीक, 2 into 4 करेंगे तो हमें तो ये तो पता नहीं 2 into 4 क्या होता है, हमें संख्याएं पता है, ठीक, हमें संख्याएं पता है, लेकिन हमें क्या करते हैं, हमें 2 into 4 नहीं पता है, तो वो हमारा क्या होगा, समायोजन के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में बताते हैं, स्कीमा क्या होता है। स्कीमा, ठीक, स्कीमा के बारे में बता दे, ठीक, जो बच्चों की सूचनाएं होती हैं, बच्चों के अंदर जो सूचनाएं होती हैं उनका भंडारण गृह कहलाता है, ठीक। स्कीमा क्या कहलाता है, बच्चों के अंदर सूचनाओं का भंडारण, सूचनाओं का भंडारण, भंडार है भंडारण, ठीक, भंडार क्या होता है, सूचनाओं का जो भंडार होता है जहां वो अपनी सभी प्रकार की सूचनाओं को संगठित करके रखता है, ठीक है, का भंडार करके रखता है, और वो एक निश्चित योजना के अनुसार उसको, निश्चित योजना के अनुसार प्रयोग करता है, ठीक। इतना जानिए आप कि बच्चों के अंदर जो सूचनाएं होती हैं उनको संगठित रखने का कार्य स्कीमा के अंतर्गत ही आता है। अब क्वेश्चन आपसे ये आता है कि स्कीमा किसके द्वारा दिया गया, स्कीमा आपका जीन प्यादे द्वारा दिया गया, जीन प्यादे के द्वारा, ठीक। स्कीमा आपकी किसके द्वारा दिया गया, जीन प्यादे के द्वारा दिया गया स्कीमा।
आगे देखते हैं। जीन पियाजे ने 3 प्रकार की हमें नैतिक अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, जीन पियाजे ने 3 प्रकार की नैतिक अवस्थाएं बताई हैं। ठीक, नंबर 1 पहला है हमारा पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था कितने से कितने वर्ष? जन्म से 5 वर्ष। देखिए, इसके बारे में एक चीज जान लीजिए। पूर्व नैतिक अवस्था से तात्पर्य जन्म से 5 वर्ष। बच्चा इतना छोटा होता है कि उसे सही और गलत के कोई मायने नहीं पता होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है और उसके सामने सब सामान वगैरह लगा हुआ है, तो वो क्या करता है? चीज़ों को लेता है, फेंकता है, सब कुछ करता है। मतलब उसको ज्ञान नहीं है कि किसके सामने कैसा बिहेवियर करना है। ठीक, उसको ज्ञान नहीं हो। कितने वर्ष का है? जन्म से 5 वर्ष का है। ठीक है, तो उसको क्या, उसके अंदर नैतिकता की क्या है? कमी। यहाँ पे नैतिकता कैसी होती है? शांत होती है। मतलब उसको नैतिकता का ज्ञान कोई भी तरीके से नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दूसरी है हमारी पराधीन नैतिक अवस्था। पराधीन नैतिक अवस्था। अब देखिए, इस अवस्था में 5 से 10 वर्ष के 11 वर्ष के बालक आते हैं। 5 से 11 वर्ष के बालक। इस अवस्था में क्या होता है? नैतिकता निश्चित होती है। ठीक, नैतिकता कैसी होगी? निश्चित होगी। नैतिकता निश्चित होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप देखोगे, जो बच्चों के साथ आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर कि चींटियाँ वगैरह दीवारों वगैरह पे चलती हैं, तो आप क्या कहते हो? बेटा नहीं, इनको नहीं मारते, क्योंकि क्या होता है? जीवों को मारना क्या है? पाप है। ठीक, जीवों को मारना पाप है। तो ये एक निश्चित क्या कहते हैं नैतिकता होती है। इसमें बच्चों को इतना ज्ञान हो जाता है कि किस चीज़ के साथ हमें कैसा बिहेव करना है। ठीक, किस चीज़ के साथ हमें कैसा बिहेव करना है, इसमें इतनी इसको अकल आ जाती है इस अवस्था में। ठीक है, पराधीन अवस्था में। जो 5 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, उसको थोड़ा सा ज्ञान होने लगता है, चीज़ों को समझने लगता है। पेरेंट्स इसको बताते हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, ये गलत बात है। चीज़ों को टोकने लगते हैं पेरेंट्स कि आप, और फिर जब उसको टोकने लगो ना, तो फिर वो खुद से ही उस चीज़ को करना बंद कर देता है। लास्ट देखते हैं हम, तीसरी अवस्था देखते हैं, स्वतंत्र नैतिक अवस्था। ठीक, ये 11 से जो वयस्क हो जाते हैं तब तक की अवस्था है। ठीक है, इसमें क्या होती है? ये कैसी अवस्था है? ये ऐसी अवस्था है, ठीक है, ये अनिश्चित अवस्था है। देखिए, इसमें क्या होता है? अगर आपको कोई जीव से खतरा है, सपोज दैट अगर आपको किसी जीव से खतरा है, या किसी जानवर से खतरा है, तो अगर वो आप पे ऊपर अटैक करेगा तो आप क्या करोगे? उसको मारोगे। ठीक, अगर आप कहीं घूम रहे हो और क्या कहते हैं, आपको अचानक से कोई जानवर हमला कर देता है, तो आप क्या करते हो? अपनी बचाव के लिए उसको मार दोगे। ठीक है, अपने बचाव के लिए आप उसको मार दोगे। तो वो कैसी अवस्था कहलाती है? स्वतंत्र नैतिक अवस्था। मतलब वहां पे एक रीजन होगा आपका। ठीक है, वहां पे आप ये नहीं दिखाओगे कि हाँ मुझे उस जानवर को नहीं मारना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अगर आपको उस चीज से खतरा हो रहा, अगर आपको उस चीज का उससे डर है या वो आपको मार देगा, तो आप क्या करो? आप देखते होगे अगर कभी भी कोई चीज आपके ऊपर अटैक करती तो क्या करते हो? आप उसको तुरंत झटका देते हो। जैसे छिपकली वगैरह गिर जाती है, क्या कहते हो? उसको तुरंत झटका देके हटाते हो। तो क्या है, आप उसको, उस जीव को सहलाने नहीं लगते कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्य कर लिया तुमने मेरे ऊपर गिर के। या आपको कोई मच्छर काटता है तो आप क्या करते हो? डायरेक्ट उसको मारते हो ना। तो वही चीज दिखाई गई स्वतंत्र नैतिक अवस्था में, कि इस अवस्था में सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही चला जाता है, और जैसी सिचुएशन होती है उस कार्य को उस प्रकार से किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, इनके चरण के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने 4 प्रकार के चरण दिए हैं। ठीक, जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के चरण। विकास के चरण।
ठीक है। देखिए इन्होंने 4 चरण बताए थे, ठीक है, कितने चरण बताए थे? 4 चरण बताए हैं इन्होंने। पहला इंद्रियगामक या संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, ठीक। कितने से कितने वर्ष? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। नेक्स्ट दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक, पूर्व या प्राक् संक्रियात्मक अवस्था। देखिए ये बहुत बार पूछा गया आपका यूपी टेट में, ठीक, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन आपका, पूर्व या प्राक् संक्रियात्मक अवस्था। अवस्था 2 से 11 वर्ष। थर्ड देखेंगे, तीसरी अवस्था जो है वो हमारी मूर्त अवस्था है, मूर्त अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से सॉरी ये हमारी होगी 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, ठीक, क्षमा करिएगा। ये अवस्था होगी हमारी 7 से 11 वर्ष, और ये अवस्था होगी जिसको हम औपचारिक या अमूर्त अवस्था भी कहते हैं, औपचारिक या अमूर्त अवस्था, ठीक। ये 11 से 17 वर्ष या 18 वर्ष तक की ही होती है। आगे हम पहले बात करें इंद्रियगामक अवस्था। देखिए इंद्रियगामक कही या संवेदी गामक अवस्था कहिए, ये दोनों ही सेम ही है। अगर आपका इंद्रियगामक ना आके संवेदी गामक आता है, या इंद्रियों के द्वारा कौन सी अवस्था दी है जीन प्यादे ने, तो जीन प्यादे ने इंद्रियों के द्वारा जो अवस्था दी है वो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था जो है वो इंद्रियगामक कहलाएगी। इसमें देखिए क्या होता है, इंद्रियगामक अवस्था में बच्चा क्या होता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, ठीक। जैसे क्रिया करके, जैसे आप उसके सामने कोई एक्टिंग करोगे या आप उससे कोई क्रिया कराओगे तो क्या करेगा वो, अनुकरण के द्वारा सीखेगा। एक चीज और, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है। इंद्रियगामक संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था बताई है, उसमें बच्चा कैसा होता है, बच्चा क्या करता है, सिर्फ हंसना रोना ही जानता है, पैर पटकना जानता है, ठीक। उसको किसी भी तरीके का कोई ज्ञान नहीं होता है, वो क्या होता है, उससे किसी तरीके का कोई ज्ञान नहीं होता है। वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है, ठीक। इंद्रिय क्या होगी आपकी, आँख कान नाक, ये सब आपकी क्या इंद्रियों के द्वारा। अगर उसको भूख लगेगी तो वो कैसे क्रिया करके आपको बताएगा, कैसे क्रिया करेगा। अब वो रोएगा तभी उसको क्या करेगा, उसकी भूख को आपको पता चलेगा, उसको भूख लगी तब आप उसको क्या कहते हैं खाने के लिए कुछ दोगे, ठीक है। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अगर बारे में बात की जाए तो ये दूसरी अवस्था होती है, सबसे ज्यादा इसके बारे में यूपी टेट में सबसे ज्यादा हर बार रिपीट होके क्वेश्चन आते हैं, हर साल रिपीट होके एक क्वेश्चन जरूर दे देता है। इनकी अवस्था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी अवस्थाएं जितनी भी है इनकी सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक चीज और आपको बताते चले, ये जितनी भी इनकी अवस्थाएं हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका यूपी टेट, टेट, सी टेट सब में ही पूछता है ज्यादातर, ठीक। दूसरी अवस्था के बारे में बात करें, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए ये जो अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, 1 2 3 गिनती करना सीख जाता है, अल्फाबेट जान जाता है, ठीक, अल्फाबेट जान जाता है, गिनती करना सीख जाता है, और जीववाद होता है इसके अंदर। जीववाद का मीन्स हम आपको समझा दें, ठीक। पूर्व संक्रिया, सबसे पहले हम संवेदी गामक की बात कर ले। संवेदी गामक की बात कर ले तो इसमें देखिए हंसना रोना, ठीक, पैर पटकना,
इत्यादि क्रिया करेगा, ठीक है। इत्यादि क्या करेगा, क्रिया करेगा, ठीक। अपने आप को कैसे बताएगा कि मैं कि वो हंसेगा, रोएगा, ठीक है, अपने तरीके की अनुक्रिया करके, मतलब इंद्रियों के द्वारा अनुक्रिया करके वो आपको बताएगा कि उसे क्या चीज चाहिए, ठीक। और इसके अलावा और अनुकरण के द्वारा, अनुकरण यानी जैसा आप करोगे, बोलो बेटा ताली बजाओ, आप देखते होगे ना जो छोटे बच्चे होते हैं क्या कहते हैं, उनके सामने क्या कहते हैं, बेटा ताली बजा के दिखाओ, तो वो ताली बजा के दिखाते हैं, है ना, दिखाते हैं ना। तो उसी तरीके क्या अनुकरण के द्वारा ही भी बच्चे सीखते हैं, ठीक। अनुकरण, आप जैसा उनके साथ बिहेव करोगे वो वैसे करोगे, आप उनके साथ खेलोगे तो वो क्या करेंगे, वो भी आपके साथ खेलेंगे, ठीक है। दूसरी अवस्था देखते हैं, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इस अवस्था में देखिए जीववाद होता है, जीववाद। जीववाद के बारे में एक चीज हम आपको बताते हैं, जो जीववाद होता है उसमें किसी चीज को इंसान सजीव चीज समझ लेता है। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, ठीक, निर्जीव वस्तुओं को क्या समझता है, निर्जीव वस्तु, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन है इसके जीववाद का। निर्जीव वस्तु को क्या समझेगा, सजीव समझेगा, ठीक है। निर्जीव वस्तु को कैसी वस्तु समझेगा, सजीव, कि ये भी मतलब हमारी तरह करे, जैसे डॉल हो गई। अब डॉल देखा होगा आप लोग, ऐसी आ गई है जो बोलती भी, आवाज भी करती है। तो कभी कभी क्या होता है, एकदम से अगर उसके अंदर म्यूजिक चल जाती है तो क्या बच्चा लड़खड़ा जाता है और रोने लगता है कि तो मम्मा इसको मारो, तो क्या करता है वो, क्या कहते हैं, निर्जीव जो चीज है उसको भी सजीव समझ रहता है, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, आपके जीववाद के अंतर्गत आएगा। अविलोमीयता की भावना इसके अंदर होती है, विलोमीयता की भावना और अविलोमीयता दोनों की भावना इसके अंदर क्या कहते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में होती है। और एक चीज और हम आपको बता दें, एक स्टेप छूट गया, वो आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे, ठीक। जीववाद की भावना होती है, इसमें बच्चा क्या करता है, गिनना सीख जाता है, गिनती करना, ठीक है, गिनना या गिनती करना सीख जाता है। और थोड़ा बहुत माइनस, प्लस इत्यादि चीजें क्या करता है, इस अवस्था तक क्या आते आते वो थोड़ी बहुत चीजें सीख जाता है। अल्फाबेट का उसको ज्ञान हो जाता है, ठीक। और उसको क्या कहते हैं, जैसे छोटा बड़ा हो गया, जो नॉर्मल क्लास में जो होती है, प्रेप वगैरह में जो चीजें होती है, उस सब चीजों का उसको ज्ञान हो जाता है, ठीक है। बच्चा क्या करता है इस अवस्था में, क्या कौन सी अवस्था है, 2 से 7 वर्ष, उसमें ये किसके मिल लेता है, समाज में निहित हो जाता है, ठीक है। समाज में यानी जब वो स्कूल जाने लगता है, ठीक है, स्कूल जाने लगता है तो क्या होता है, समाज में मिल जाता है। थर्ड अवस्था देखते हैं, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक, 7 से 11 वर्ष, ठीक, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या करता है बालक, इसमें मूर्त चिंतन, क्या कहते हैं, चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। चिंतन करना किस, यहीं से, इसी अवस्था से चिंतन करना प्रारंभ करता है, ठीक है, इसी अवस्था से प्रारंभ करता है। और इसी अवस्था में उससे क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, क्या, गिनतियों का, संख्याओं का, और भी जैसे गुणा भाग इत्यादि चीजें करने का भी इसमें क्या हो जाता है, क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या हो जाता है, डेवलप आ जाता है। जैसे तर्क करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है, तर्क करने की क्षमता इसी अवस्था के अंतर्गत इसके अंदर डेवलप हो जाती है। मतलब वो कितने वर्ष का हो गया, 7 से 11 वर्ष का हो गया है वो बालक, कितने वर्ष का हो गया, 7 से 11 वर्ष का हो गया। तो उसमें क्या होगा, चिंतन करेगा, सही गलत में डिफरेंस निकालना सीखेगा, ठीक, तर्क करना सीख जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा कि माइनस प्लस, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीजें इस अवस्था में करने लगेगा। लास्ट अवस्था है जो हमारी है औपचारिक अवस्था। औपचारिक अवस्था, ठीक, 11 से 17 वर्ष, ठीक। इस अवस्था में क्या करेगा, तार्किक चिंतन करेगा, ठीक है, अपसारी चिंतन करेगा, ठीक है। कैसे चिंतन करेगा, तार्किक चिंतन करेगा और अपसारी चिंतन करेगा, ठीक। इसके साथ साथ इस अवस्था में उसको पूरा ज्ञान हो जाता है कि किस
इंसान के साथ उसको कैसा बिहेव करना है। ठीक, इस अवस्था तक आते आते वो तर्क के साथ, इस अवस्था तक आते आते उसको तर्क के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये अपसारी होगा, सॉरी, इस अवस्था तक आते आते उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि उसे किस प्रकार से किन किन चीज़ों को करना है, इस अवस्था तक आते आते उसको ज्ञात हो जाता है। आगे बात करते हैं इनकी बुक की। ठीक, इनकी जो बुक थी वो थी द मोरल साइकोलॉजी, सॉरी द मोरल जजमेंट ऑफ साइकोलॉजी। द मोरल जजमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, इन्होंने जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था ये बुक उस पर ही आधारित है। इसी बुक के आधार पर उन्होंने अपने 3 प्रकार के नैतिक विकास के सिद्धांत बताए थे। देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, ये अलग चीज है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था, लेकिन नैतिक विकास का सिद्धांत जो इन्होंने अपनी पुस्तक में द मोरल जजमेंट ऑफ साइकोलॉजी में लिखा है वो इसके ही अंतर्गत आएगा। ठीक, आगे बात करते हैं इनकी जो दूसरी पुस्तक थी वो थी द साइकोलॉजी ऑफ, इनकी जो दूसरी पुस्तक थी द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। सॉरी, ठीक, ये इनकी 2 पुस्तकें थी। इनकी इस पुस्तक से काफ़ी बार क्वेश्चन आया है और इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, तो इसका ध्यान रखिएगा कि इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके आने वाले यूपी टेट पेपर में। ये मान के चलिए आपका यूपी टेट का जो पेपर है वो बहुत जल्दी से जल्दी आयोग के द्वारा होने वाला है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये हमने आपको 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आधार पर ही बना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे, फ्रांस के थे, ब्रिटेन के थे या स्विट्जरलैंड के थे। ठीक, अभी मैंने जब स्टार्टिंग में आपको क्लास ली थी तो उसमें बताया था जो जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के। इनका जन्म कब हुआ था, 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं। हाँ, अमेरिका में जन्म किसका हुआ था, अमेरिका में जो जन्म हुआ था वो आपका थॉर्नडाइक का हुआ था। ठीक है, अमेरिका में थॉर्नडाइक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुंचने में कौन सा तत्व, सॉरी यहाँ पे कौन सा तत्व सहायक सिद्ध है। ठीक है, सहयोग होना चाहिए, दूसरा पारस्परिक पर निर्भरता, तीसरा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता, चौथा उपयुक्त सभी। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जो नैतिकता होती है वो कैसी होती है, सहयोग के द्वारा भी होती है, पारस्परिक भी होती है और विभिन्न दृष्टिकोण के प्रति जागरूक करने के लिए भी होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत कितने स्तरों में विभाजित है। अभी हमने आपको बताया था इनके जो सिद्धांत थे, नैतिक विकास का जो सिद्धांत था वो 3 प्रकार का था। ठीक, अभी मैंने बताया था आपको, एक था स्वतंत्र, ठीक, पहला जो आपका था वो पूर्व नैतिक अवस्था थी,
दूसरा आपका जो था वो पराधीन नैतिक अवस्था थी। तीसरा जो आपका था वो स्वतंत्र नैतिक अवस्था थी, स्वतंत्र नैतिक अवस्था। ठीक, ये 3 प्रकार की नैतिक अवस्थाएं बताई थी, पूर्व, पराधीन और स्वतंत्र। अरे ये गलत हो गया, स्वतंत्र नैतिक अवस्था। ठीक, 3 प्रकार की अवस्थाएं इन्होंने बताई थी नैतिकता के आधार पर। ठीक, पूर्व, पराधीन, स्वतंत्र नैतिक अवस्था। तो इनकी जो क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत में स्तरों को कितने भागों में विभाजित किया है। तो इन्होंने 3 प्रकार में विभाजित किया है, तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया है जो पूर्व नैतिक अवस्था है वो जन्म से 5 वर्ष है, पराधीन जो है वो 5 से 11 वर्ष है, और जो आपका स्वतंत्र नैतिक अवस्था है वो 11 के बाद जितनी भी आपकी एज आती चली जाएगी उस वहां तक की ये अवस्था आपकी काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ठीक, अगला प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चे में माप तौल की समझ का विकास हो जाता है। ठीक, माप तौल की समझ का विकास किस अवस्था में हो जाता है। ठीक, तो पहला है आद प्रग काल, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक अवस्था। देखिए मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि बच्चा जो होता है, जो जन्म से 2 वर्ष का बच्चा जो होता है वो इंद्रियों के द्वारा चीजों को सीखता है। कैसा सीखता है? इंद्रियों के द्वारा सीखता है। तो उसके द्वारा तो होगा नहीं। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक के तो बालक का क्या कहते हैं, माप तौल की भावना तो आ नहीं जाएगी कि वो माप तौल सब चीजें कर ले रहा है। ठीक है, तो दूसरा है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में भी मैंने बताया था, बच्चे को गिनतियों का ज्ञान होता है, मतलब बच्चा गिनतियां अल्फाबेट पहचानना सीख लेता है। किस अवस्था में? इस अवस्था में बच्चा कैसा है, ये 2 से 7 वर्ष का बालक है, तो चीजों को क्या सीख रहा है, गिनतियां अल्फाबेट पहचानने की कोशिश कर रहा है। ठीक, और माप तौल की जो समझ उसमें विकास होगा वो विकास आपकी तीसरी अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, जो आपकी 7 से 11 वर्ष। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? ठीक, तो द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड वो आपकी जीन पियाजे की रचना है। ठीक है, जीन पियाजे द्वारा द मोरल जजमेंट, जो इन्होंने 3 प्रकार के स्वतंत्रता की अवस्थाएं बताई थी, इसी बुक के अकॉर्डिंग ही उस अवस्था को इन्होंने प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट देखते हैं। 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, ये एक उदाहरण है जीववाद का, आत्मकेंद्रण, आलोचना, अंतर्ज्ञान। ठीक है, किसके द्वारा कहता है कि सूरज क्रोधित है? आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या, जब धूप वगैरह लगती है ना तो वो क्या करते हैं, मुंह उधर घुमा लेते हैं, तो बोलते नहीं है क्या सूरज देवता आज हमसे नाराज है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चे, कहते हैं कि सूरज देवता हमसे नाराज है। तो अभी मैंने एक चीज़ आपको बताया था जब स्टार्टिंग में कि जो हमारा जीववाद था, जीववाद क्या होता है कि निर्जीव चीज़ों को देखकर बच्चा क्या सोचता है, सजीव है। ठीक, निर्जीव चीज़ों को देखकर क्या समझता है कि सजीव है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका जीववाद। ठीक है, जीववाद के अंतर्गत वो कहता है कि सूरज क्रोधित है। आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, जब वो बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, उसका फेस, सूरज का फेस वगैरह भी बना देते हैं और गुस्से वाला मुंह बना देते हैं ना, देखा होता, तो क्या कहते हैं। तो उसी तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट करके बताया गया है कि सूरज क्या है। 3 साल का बच्चा क्या कह रहा है, सूरज क्या है, क्रोधित है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्या है, मतलब क्रोध है, तो किसके अंतर्गत आएगा, कोई जीववाद के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम है। ठीक, पहला है संवेदी काल, ठीक है, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक,
ठीक, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक। ठीक, तो ये नहीं होगा, हमारा जो दूसरी अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक है, ना कि मूर्त संक्रियात्मक। दूसरा देखते हैं, संवेदी गामक काल, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक काल, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक काल, चौथा औपचारिक काल। ठीक, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक काल, संवेदी काल, मूर्त काल और औपचारिक संक्रियात्मक। चौथा ऑप्शन देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गामक, औपचारिक और मूर्त संक्रियात्मक। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारा पहली अवस्था है वो संवेदी गामक है, दूसरी हमारी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी अवस्था है हमारी मूर्त संक्रियात्मक। ठीक, चौथी हमारी औपचारिक। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा कि पहली हमारी अवस्था संवेदी गामक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, चौथी आपकी औपचारिक अवस्था है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे मुख्य रूप से अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। देखिए इसके 4 ऑप्शन है, सामाजिक विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या नन ऑफ दिस। देखिए सामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया था, एक चीज यहाँ पे जान लीजिए, सामाजिक विकास का सिद्धांत जो दिया था वो आपका वाइगोस्की द्वारा दिया गया है। सामाजिक विकास का सिद्धांत जो दिया गया था वो आपका वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था, वाइगोस्की द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। और बताते चले कि जो जीन पियाजे थे, पियाजे द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसमें इन्होंने अपनी अवस्थाओं में 4 चरण बताए थे। ठीक, अब पूछता है कभी कभी इनकी जो अवस्थाएं हैं उनके कितने चरण हैं, तो उनके 4 चरण हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है। अभी हमने आपको बताया था कि तीसरा चरण, पहला चरण मैंने बताया था आपका संवेदी गामक होता है। ठीक, संवेदी गामक ये पहला चरण हो गया। ठीक, उसके बाद आपका आता है पूर्व संक्रियात्मक, ये दूसरा चरण हो गया। तीसरा आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक चरण, ये तीसरा हो गया। और चौथा आपका अमूर्त आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जान लीजिए क्या पूछा गया है आपसे कि तीसरा चरण कौन सा है, विकास का तीसरा चरण कौन सा है। तो विकास का आपका तीसरा चरण जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, ये चरण है। आगे देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है। ठीक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कौन सी अवस्था की बात करी जा रही है, कौन सी अवस्था की बात की जा रही है, सेकेंड नंबर वाली अवस्था की बात करी जा रही है। पहली अवस्था मैंने आपको बताया था संवेदी गामक, जो होती है जन्म से 2 वर्ष। ठीक, दूसरी जो है हमारी 2 से 7 वर्ष कौन सी होती है, पूर्व संक्रियात्मक। चौथी हमारी होती है 4 से 8 वर्ष। ठीक, ये दोनों होती है। तीसरी जो हमारी होती है वो मूर्त संक्रियात्मक होती है जो 7 से 11 वर्ष होती है। और जो चौथी होती है वो औपचारिक या अमूर्त होती है, वो 11 से 17 वर्ष तक की होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का 2 से 7 वर्ष। ठीक, आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था। देखिए ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया और अलग अलग पैटर्न बना के पूछा गया। अभी आपने देखा होगा पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष है, या पियाजे की जो द्वितीय अवस्था है उसका नाम बताइए, या पियाजे की जो द्वितीय अवस्था है उसका टाइम पीरियड बताइए। तो आपसे कई तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। यूपी टेट में ऐसे ही आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा करता है। ठीक, क्यों पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे का विकास किस तरीके से और किस किस रूप में पियाजे के द्वारा दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यही आपका प्रीवियस ईयर है, यही से आपका सिलेक्शन होता है। जो आपका सिलेक्शन कराता है
ठीक। जो आपको नंबर दिलाने का सबसे बड़ा कार्य जो करता है वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर ही करता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसका सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितना आप प्रीवियस ईयर पेपर करोगे उसका आपका 30% या 40% तो आपको मिल ही जाएगा। वरना उसके अलावा आपको जो 60% आता है, ठीक है, जो 60% क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर मतलब सभी कर लोगे, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाओगे उसको, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं सॉल्व करोगे तो आप जो आपका जो 60% है वो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। और रही बात 40% की, देखिए 40% क्या होता है कि सभी लोगों को सभी तरीके ज्ञान तो होता है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को डीपली पढ़े होते हैं उसी क्वेश्चन को वही इंसान कर पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर करंट अफेयर की अगर बात कर लीजिए तो जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है, तो वही उस कार्य को कर सकता है। ठीक, आगे देखिए, इस कौन सी अवस्था के बारे में पूछा गया है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये कितने से कितने वर्ष होगी? 2 से 7 वर्ष। द्वितीय वर्ष उसकी बात की गई है ना, 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना करते हैं। देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और वो अपनी ज्ञान की रचना खुद से करता है, यानी स्वयं के द्वारा करता है। तो वो किसने बताया था? वो आपका पियाजे के द्वारा बताया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कराई गई है। किसके द्वारा पहचान कराई गई है? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं जो की पहचान कराई गई है वो किसके द्वारा कराई गई है? आपके जीन पियाजे के द्वारा कराई गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। ठीक, बच्चा जन्म से 2 वर्ष किसके द्वारा सबसे बेहतर सीखता है? तो अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। ठीक, आगे इसके बारे में बात करते हैं कि जो अमूर्त तरीके से चिंतन करता है। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो बच्चा जो जन्म से 2 वर्ष का बालक है वो क्या करता है? अमूर्त चिंतन नहीं होगा उसके अंदर। अमूर्त चिंतन कहाँ से आ जाएगा उसके अंदर? नहीं आएगा, क्योंकि क्या होगा, वो कितने वर्ष का है? वो जन्म से 2 वर्ष का बालक है, तो उसके अंदर अमूर्त चिंतन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। भाषा का ज्ञान क्या आएगा? जब बच्चा 2 वर्ष के बाद 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आएगा तब वो समाज में जाके भाषा को सीखेगा। ठीक है, तब वो जाके क्या करेगा? भाषा का निर्माण करेगा। तो इसमें भाषा का कोई उपयोग नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। इंद्रियों का जो प्रयोग होता है, जैसे हंसना, रोना, ठीक है, तो पैर पटकना, बलबलाना, वो सब किसके द्वारा करता है? इंद्रियों द्वारा करता है। तो जन्म से जो 2 वर्ष का बालक होगा वो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा कार्य को बेहतर सीख सकेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ठीक, पूछा गया, इनके अवस्थाओं के नाम दिए हैं और पूछा गया है कि किसके द्वारा की गई है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पहली चीज आप ये जान लीजिए, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया गया है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, पहली संवेदी पेशी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी स्थूल संक्रियात्मक, चौथी औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो आपको पता ही है, पहला है विलगाउट द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलॉक द्वारा और पियाजे द्वारा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस अवस्थाओं को जीन पियाजे के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक, ओके गाइस, कि कहते हैं आज के लिए इतना ही। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे इसके लिए इससे बेहतर और इससे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको नए क्वेश्चन भी हम आपको बना के देंगे, जिसमें आपको सारे जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको मिक्स क्वेश्चन भी कराते चलेंगे ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो सके। अगर आप जब मिक्स क्वेश्चन करने लगोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर और सारी चीज़ें अपने आप ही डेवलप होती चली जाएंगी और आप स्वयं से हर चीज़ को, क्वेश्चन को खुद से करने लगोगे।
एक काम और करिएगा आप लोग कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको कई बार करने का प्रयत्न करिए, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादातर चीज़ें पूछी जा रही हैं और उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मिलने के साथ साथ आप जो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और चीज़ों को समझिए। आपको जो भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं वो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे बता भी सकते हैं, हम आपकी चीज़ों को प्रोवाइड कराएंगे, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर होगा आपका। ठीक, इसके साथ साथ हम आपको ईवीएस की क्लास, ठीक, आज आपको ईवीएस की भी क्लास मिलेगी, ईवीएस के साथ साथ आपको मैथ्स वगैरह सारी क्लासेस कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, ओके। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़, ओके। और एक चीज़ और, आप लोग जो भी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं चीज़ें, वो अभी भी थोड़ी जिसमें गलतियां हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग हमारे लिए ये, ठीक है, थोड़ा सा टफ भी होता है चीज़ों को समझना, ठीक। तो जो भी गलतियां होती हैं तो उसको हम अपना आपको सही करने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ओके। Thank you so much, class.